हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है ना शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होता क्या है, तो इससे पहले हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, आर्टिकल 368 के अंडर आता है, वो पार्ट 20 है। तो ये और शेड्यूल ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जिक्र आगे जाके इंडियन पॉलिटी में बहुत आएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के थ्रू सब चीज़ डिफाइंड है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो ठीक है। लेकिन बहुत सारा चीज़ है कि जिसको कि वहाँ पर आर्टिकल में डालने से बहुत लंबा हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए किया क्या गया कि टेबल फॉर्म में एडिशनल डिटेल को अलग से मेंशन किया गया, उसको शेड्यूल का नाम दिया गया। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 8 शेड्यूल थे। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके 4 और शेड्यूल जोड़ा गया है, ठीक है। अब शेड्यूल को जोड़ने या हटाने के लिए हम लोग को कौन सा मेजोरिटी करना पड़ता है, ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ये हमको कहीं मिला नहीं। अगर किसी को ये कंफर्म नॉलेज होगा तो उसका लिंक आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं आप इस टॉपिक पे, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी टोटल कितना है शेड्यूल? 12, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ शेड्यूल है कि बेसिकली टेबल्स विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड शेड्यूल होता है। जैसे आर्टिकल 1 अपना क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इसके लिए कोई शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये शेड्यूल 1 से रिलेटेड है। टोटल 12 है। फर्स्ट टाइम जो है ना शेड्यूल का मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इससे सवाल बन सकता है कि फर्स्ट टाइम शेड्यूल कहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कहाँ पे मेंशन किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे क्या कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। अब आते हैं डायरेक्ट फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में बेसिकली ये क्या कि नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें पूरा लिस्ट बना हुआ कि कौन सा स्टेट का क्या नाम रहेगा, कौन सा टेरिटरी का क्या नाम रहेगा। और उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की मतलब मान लीजिए उसमें मेंशन है कि बिहार का टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यूपी का टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है अपना, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का नाम क्या होगा और उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक का है। फिर सेकेंड शेड्यूल में अपना मेंशन है सैलरी अलाउंस और प्रिविलेज। मतलब अपने जो ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर लोकसभा में अपने स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में अपने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनका सैलरी अलाउंस क्या होगा, इसको क्या पर मंथ सैलरी मिलेगा, ये सब सेकेंड शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है। इसमें एक बार लिस्ट पढ़ लीजिएगा कि किसको किसको कवर किया जाता है। फिर थर्ड शेड्यूल में क्या, ओथ एंड अफर्मेशन। हर एक जो है नेता जो है एमएलए बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो वो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, अपना शपथ ग्रहण समारोह होता है, ओथ लेते हैं। तो ओथ में क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो वहाँ पर क्लियरली मेंशनड है। तो थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल आ जाते हैं। फोर्थ शेड्यूल में है क्या कि अपने पार्लियामेंट में कितने हाउस है, 2 हाउस है, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा तो ठीक है कि वहाँ पर एमपी का चुनाव होता है हर एक 5 साल पे, उसमें जीत के जाते हैं। फिर राज्यसभा में क्या होता है कि स्टेट से जाते हैं, तो स्टेट के एमएलए लोग वोट करते हैं, लेकिन हर एक स्टेट में राज्यसभा का कितना सीट होगा वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल में हर एक स्टेट में कितना राज्यसभा का सीट होगा वो मेंशन होगा। तो एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। यूनियन टेरिटरी को भी कुछ ये क्या कहते हैं एलोकेट किया गया है, जैसे कि दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से है राज्यसभा का सीट, इसी तरह हर एक स्टेट का भी है। तो ये एलोकेशन का इसमें बताया गया है, ठीक है। इसका एक बार बिहार से रिलेटेड डाटा देख लेते हैं कि बिहार में टोटल लोकसभा का सीट कितना है, 40। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16। तो बिहार का राज्यसभा का सीट अपने फोर्थ शेड्यूल में वहाँ पे मेंशन होगा कि बिहार स्टेट को 16 राज्यसभा सीट एलोकेट किया है। फिर अगर स्टेट में आएंगे तो 2 चीज़ है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, जहाँ एमएलए चुना के जाते हैं हर एक 5 साल पे। तो बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, 243, 243। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद में कितना है, 75। तो ये डाटा याद रहना चाहिए बिहार से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार से राज्यसभा का सीट कितना है, बिहार में टोटल एमएलए कितना सिलेक्ट होते हैं, बिहार में टोटल एमएलसी का सीट कितना है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल पे आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है ना ट्राइब्स से रिलेटेड है, जो अपने ट्राइब है उनसे रिलेटेड है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होगा वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। उसके बाद सिक्स शेड्यूल में है क्या कि ट्राइबल एरिया जो 4 जो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका अलग से सिक्स शेड्यूल में मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें असम में एक स्पेशलिटी ये है कि असम में जो है गवर्नर के थ्रू गवर्न किया जाता है, और बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर, इसीलिए ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है, तो वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल अपना ट्राइब से रिलेटेड है। 5th में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, और वहाँ पर 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया, वो 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में होता है। फिर आते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th शेड्यूल में क्या है कि जितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मतलब हो गया अपने लॉ एंड ऑर्डर हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये पॉलिसिंग का हो गया, पंचायत किसके अंदर आएगा, लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आएगा, ये सब सब्जेक्ट है। हर एक गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाती है। तो अब 2 गवर्नमेंट हो गया, एक यूनियन गवर्नमेंट हो गया जो दिल्ली में बैठती है, एक फॉर एग्जांपल स्टेट में ले लेते हैं, अभी बिहार का एग्जांपल, बिहार स्टेट हो गया। तो ये लोग असेंबली में बन के लेजिस्लेशन लाते हैं, मतलब बिल लाते हैं, फिर वो एक्ट बनता है। तो अब कौन सा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है, तो इसका प्रॉपर डिमार्केशन किया गया है, इसको बताया गया है कि हाँ आप इस पे बना सकते हो, आप इस पे बना सकते हैं। तो 3 तरह का लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे, जो भी टॉपिक होगा उस पर लॉ कौन बनाएगी, जो अपने यूनियन गवर्नमेंट है वो दिल्ली में बनेगा। स्टेट लिस्ट में क्या है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि उसमें दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, लेकिन अगर दोनों में क्लैश होगा तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ को वैलिड माना जाएगा। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं अभी 100, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट 47। मिसलेनियस डाटा याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी स्टेट लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। 7th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल अपना लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज से क्या है कि अपना जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, कुछ लैंग्वेजेज को ऑफिशियल लैंग्वेज वो करती है, कंसिडर करती है कि हाँ मान्यता देती है। तो अभी इंडिया में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, 22। पहले 18 थी, फिर अभी 22 है। इसमें 4 नए जोड़े गए हैं, लेटेस्ट एडिशन वो है, उसका ट्रिक है BDSM। जो भी 50 सेट्स ऑफ ग्रे पढ़े होंगे उनको पता होगा BDSM क्या होता है। शॉर्ट में से ट्रिक के लिए कि B से बोडो, फिर D से डोगरी, S से संथाली और M से मैथिली। अब इसका ऑफिशियल लैंग्वेज होने का प्रॉफिट क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो हंगामा करते हैं कि हमारे लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, क्योंकि इंडिया तो बहुत मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सबको तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से फ़ायदा क्या होता है, तो जो मेन बेनिफिट है वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट टू मेक प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट, मतलब उस लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम करेगी। यूनिवर्सिटी में मान लीजिए उस सब्जेक्ट का एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। उसके बाद UPSC का क्वालिफाइंग पेपर, जैसे एक लोकल सब्जेक्ट का आपको पास करना पड़ता है इंग्लिश के अलावा, इसमें बस क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स लाइए आप क्वालिफाई कर गए। तो अगर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में आ गया तो आपका क्वालिफाइंग पेपर एक हो जाएगा। फिर लीडर्स कैन स्पीक, जो अपने लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, विधानसभा होते हैं, उसमें अपने जो भी चुनाव के जाते हैं कैंडिडेट, वो अपने बोल सकते हैं, उनको बस परमिशन लेना पड़ता है, जो भी वहाँ पे स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑफिशियल वहाँ पर बात करने के लिए 2 लैंग्वेज है, अपना हिंदी और इंग्लिश, बट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए वो परमिशन लेके कर सकते हैं। उसके बाद RBI का करेंसी नोट, अपने जितने करेंसी होते हैं उसमें आप एकदम सेंटर में देखिएगा क्या कि लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। तो अगर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज में आ गया तो आपका लैंग्वेज में भी वहाँ पे लिखा जाएगा कि ये कितना वैल्यू का करेंसी है। उसके बाद आते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया है, 9th शेड्यूल से जुटना स्टार्ट हो गया। 8th शेड्यूल तो पहले से मेंशन था, फिर 9th शेड्यूल से जुटना स्टार्ट हुआ है। तो इंडिया में जब से आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा चीज़ है प्रॉपर्टी का राइट, कि प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और उस समय जमींदारी सिस्टम भी था, तो इसको एबोलिश करने के लिए ये लाया गया 9th शेड्यूल। इसमें क्या कि एक्ट्स डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को हटाना है, और जो भी एक्ट लैंड रिफॉर्म से डील करते हैं उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। उसके बाद सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन। इसमें क्या है कि 9th शेड्यूल में जिस लॉ को हम बना के डाल देंगे ना, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं देख सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब क्या कि ये लॉ वैलिड रहेगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना दी और इसको है क्या कि नहीं, अगर कोर्ट में जाएगा तो ये बिल इनवैलिड होगा, तो इसको 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती के जजमेंट के डेट जो है अपना 24 अप्रैल 1973, उसके बाद का जो भी 9th शेड्यूल में डालने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब 9th शेड्यूल में डालिए या कुछ भी कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ का चेक किया जा सकता है।
लेकिन उसके पहले का लॉ को चेक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि तमिलनाडु में आपको पता होगा 69% रिजर्वेशन है, लेकिन ये 69% रिजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी ये क्या कहते हैं 50% रिजर्वेशन का बात था, फिर अब EWS के कारण 60 हो गया। लेकिन उस पर कुछ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो वाला एक्ट लॉ जो है ना, केशवानंद भारती केस के जजमेंट के पहले उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था। तो 9 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जोड़ा गया है जो अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951, उसी के थ्रू 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। फिर आते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि एक टाइम हो गया था कि जबकि नेता जीतता था, मान लीजिए किसी पार्टी से बीजेपी से जीता, फिर बीजेपी में मंत्री नहीं बनाया तो फिर कांग्रेस में चला गया, फिर वहाँ भी मन नहीं लगा तो कहीं और चला गया। तो इससे होता क्या था, एक कहावत बन गया था कि इंडियन पॉलिटिक्स तो आया राम गया राम का पॉलिटिक्स है, कि अगर आपको यहाँ मन नहीं लग रहा है तो वहाँ मत चले जाइए। तो इससे बड़ा दिक्कत होता था। इसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि हम आपका मेंबरशिप छीन लेंगे। उसका पूरा कंडीशन बना हुआ है, वो आगे जाके इलेक्शन चैप्टर में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। अभी बस 10th शेड्यूल देख लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये राजीव गांधी के समय लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू 10th शेड्यूल को लाया गया। फिर 11th और 12th शेड्यूल बहुत ईजी है। 11th और 12th, 11th पंचायत से रिलेटेड है और 12th म्यूनसिपैलिटी से। 11th आया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12th आया है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पंचायत से रिलेटेड को कब आया है, तो 73 से, और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कितना है 74th अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये अपना शेड्यूल हो गया। इसका ज़रूरत पड़ेगा जब आगे हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें शेड्यूल का बहुत ज़रूरत पड़ेगा पूरे इंडियन पॉलिटी में, इसलिए हम लोग एक बार क्लियर कर लिए। और ये शेड्यूल पूरा याद रहना चाहिए कि पहला शेड्यूल क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है। उतना कुछ बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप इसको 2-3 बार देखिएगा, लॉजिक लगाइएगा, तो ये आपका याद हो जाएगा। पहला की क्या है, पहला अपना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो गया, सेकंड अपना हो गया सैलरी अलाउंस, थर्ड हो गया ओथ एंड अफर्मेशन, उसके बाद डायरेक्ट फोर्थ में राज्यसभा में सीट में क्या एलोकेशन होगा, फिर पाँचवा और छठा हो गया अपने ट्राइबल एरिया से और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, सेवन्थ में अपना लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बांटा गया है, एट्थ क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, नाइन्थ वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, जमींदारी सिस्टम, लैंड रिलेटेड एक्ट जितना भी है, ठीक है। उसके बाद 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11th 12th तो बहुत ईजी है कि 11th कहाँ से आया है, किससे रिलेटेड है, पंचायत से, और 12th अपना म्यूनसिपैलिटी से। 11th और 12th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला था, तो 73rd जो 1992 में आया था, और म्यूनसिपैलिटी को उसके बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। थैंक यू, बाय बाय।